हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी कि तंत्रिका तंत्र के ऊपर। तंत्रिका तंत्र के ऊपर वैसे भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के आते हैं, तो कई बार आप लोग गलती कर बैठते हैं, तो इसीलिए नर्वस सिस्टम के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी के जो चैप्टर्स हैं वो देश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के अंदर है। सो लेट्स डिस्कस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन? स्तनीय मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय का नियंत्रण करता है? पेशीय समन्वय का नियंत्रण करता है। पेशीय समन्वय का नियंत्रण, देखिए जब बात समन्वय की आती है ना, क्वेश्चन क्या है, स्तनीय मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो पेशीय समन्वय का नियंत्रण करता है, मतलब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन करता है। तो दोस्तों याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर, मैमल्स की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जो ब्रेन का सेरिबेलम वाला जो भाग होता है, सेरिबेलम बोले तो अनुमस्तिष्क वाला जो भाग है, वह हमेशा बैलेंसिंग के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रमस्तिष्क तो नहीं होगा, सेरिब्रम नहीं होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है वो देख लें। मेडुला ऑब्लिंगेटा, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क बोले तो सेरिबेलम या कॉर्पस कैलोसम। तो याद रखना, जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, जितनी भी बैलेंसिंग, संतुलन होता है ना, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का जो काम है वो मस्तिष्क के सेरिबेलम का है, यानी कि अनुमस्तिष्क का है। इसीलिए हम लोगों ने ऑप्ट किया है किसको भैया? सेरिबेलम को हमने ऑप्ट किया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग द वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड? वमन का जो केंद्र है ना, वमन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए वमन केंद्र जो होता है, वमन का केंद्र, वॉमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, समझ में आ रहा है? वमन केंद्र, श्वसन केंद्र, हृदय केंद्र, वेसोमोटर केंद्र, छींक खांसी आदि का केंद्र, ये सब जो होते हैं वो दोस्तों कहाँ पर होते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होते हैं। हमेशा याद रखना, वॉमिटिंग सेंटर जो होता है वो कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। तो कहाँ पर है? ऑप्शन में देखो, ये रहा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, वमन केंद्र होता है, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर स्थित होता है। याद रखोगे, हमेशा कहाँ पर लोकेटेड होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। प्रमस्तिष्क गोलार्ध केंद्र हैं, किसके केंद्र है? आप जानते हो मनुष्यों के अंदर प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम किसका बना हुआ है? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का बना हुआ है। सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बना हुआ है, 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध का बना हुआ है। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध केंद्र है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द सेंटर फॉर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके भाग है? सेरिब्रम के। और सेरिब्रम किसके लिए होता है? प्रमस्तिष्क किसके लिए होता है? थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, है ना। प्रमस्तिष्क हमेशा किसके लिए होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके लिए होते हैं? जैसे कि थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, ठीक है, इंटेलिजेंसी के लिए, रीजनिंग, तर्क वितर्क के लिए, लर्निंग के लिए, राइट, बहुत सारी चीज़ें ये। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज सेंटर फॉर थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए, विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, रीजनिंग, युक्तिका यानी कि रीजनिंग, तर्क वितर्क, ऑल ऑफ दीज। तो हमेशा याद रखो, ये सारे जो काम है, चाहे वो थिंकिंग का हो, चाहे वो विल पावर का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, ये सारे के सारे काम किसके हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध के हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने ऑप्शन लिया है कौन सा? 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड बाय द ब्रेन? निम्न में से कौन सा पदार्थ मस्तिष्क द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ मस्तिष्क द्वारा प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड? वापस से बोल रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड बाय द ब्रेन? ब्रेन इनमें से किसको यूज करती है, मुख्यतः प्रयुक्त करती है?
तो याद रखना ब्रेन जिस चीज़ को मुख्यतः प्रयोग करती है वो हमेशा याद रखना, ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को क्या करती है, यूटिलाइज करती है। तो भूलना नहीं है ग्लूकोज। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया हुआ है कि कौन सा सब्सटेंस है जिसका उपयोग जो है वो ब्रेन करती है, तो ग्लूकोज का उपयोग करती है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, अब ध्यान से सुनना, रक्त शर्करा स्तर का नियंत्रण, ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन, और थर्मोरेगुलेशन यानी कि ताप नियमन, ये किसके फंक्शन है? क्या ये मेडुला ऑब्लिंगेटा का फंक्शन है, सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क का फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, या डाइनसेफेलॉन का फंक्शन है? वापस से बोल रहा हूँ, शरीर में रक्त शर्करा का नियमन, परासरण नियमन और ताप नियमन, रक्त शर्करा स्तर का नियमन, रक्त शर्करा स्तर का नियमन, ताप नियमन और परासरण नियमन, ये किसका फंक्शन है? मेडुला ऑब्लिंगेटा का, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम का, हाइपोथैलेमस का या डाइनसेफेलॉन का? तो याद रखना ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है, ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करना, ऑस्मोरेगुलेशन करना और थर्मोरेगुलेशन करना, ये दोस्तों किसका है? हाइपोथैलेमस का गुणधर्म है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से वहाँ से उठाया है। चलिए, वेंटिलेशन इज कंट्रोल्ड बाय, वेंटिलेशन समझते हो क्या होता है? समांतन की क्रिया, श्वसन की क्रिया। वेंटिलेशन श्वसन है ना, समांतन का नियंत्रण किससे होता है? क्या ये सेरिबेलम से होता है, अनुमस्तिष्क से होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है, सेरिब्रम से होता है यानी कि प्रमस्तिष्क से होता है, या मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है, मेसेनसेफेलॉन के द्वारा होता है? तो दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर क्या होता है? श्वसन केंद्र होता है, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है उसी के अंदर क्या होता है? श्वसन केंद्र होता है। तो नेचुरली कि श्वसन केंद्र तो वेंटिलेशन की प्रक्रिया यानी कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग की प्रक्रिया है ना, उसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगा। तो क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर श्वसन केंद्र है, इसलिए समांतन की क्रिया, वेंटिलेशन की क्रिया या जिसको कि ब्रीदिंग की क्रिया है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा ही क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क का मतलब क्या होता है? सेरिबेलम। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोऑर्डिनेशन करना, बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करना, ठीक है ना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? सेरिबेलम के होते हैं। तो संतुलन को स्थापित करना, देखना, सुनना और स्मरण, टू सी, टू हियर, टू रिमेंबर, तो ये काम इनके नहीं है। अनुमस्तिष्क का तो एक ही काम है, बैलेंसिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, इक्विलिब्रियम करना। तो संतुलन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा अपना? दैट इज फर्स्ट वाला, संतुलन को स्थापित करना। मेन फंक्शन जो सेरिबेलम का है वो क्या करना है भैया? बैलेंसिंग को करना है। इज इट क्लियर? मेन फंक्शन इज बैलेंसिंग। क्लियर है? याद रखोगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रैबिट और मैमल, ठीक है ना, रैबिट ऑब्लिक मैमल, क्योंकि रैबिट भी अपने आप में एक मैमल है। तो शशक या स्तनियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या तो याद रखना कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है, 12 पेयर्स होती है। ऊ, ता, फग, वहा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल। क्लियर है? तो कितनी हो गई? 12 पेयर्स हो गई ना। कितनी है? 12 पेयर्स। वापस से बोल रहा हूँ, पहली से लेकर 12 तक सीरीज से बोल रहा हूँ ताकि आगे भी क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल। तो कितनी जोड़ी हो गई भैया? 12 जोड़ी। तो याद रखना है कि मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग रैबिट, ह्यूमन बींग्स वगैरह, उनके अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्या होती है? क्रेनियल
नर्व्स होती है। ड्यूरामेटर एंड पायोमेटर आर रेफर्ड एज, देखो भैया आपने कभी नाम सुना होगा मेनिंजेस का। मेनिंजेस बोलते हैं मस्तिष्क आवरण, है ना, मस्तिष्क आवरणों को अपने क्या बोल देते हैं, मेनिंजेस। और ह्यूमन बींग्स के मस्तिष्क के चारों तरफ 3 आवरण होते हैं। जैसे ये ब्रेन है तो ब्रेन के चारों तरफ कितनी कवरिंग है, 3 कवरिंग है। मैं बाहर से अंदर की तरफ बता देता हूँ। सबसे बाहर ड्यूरामेटर होता है, बीच वाला एरेक्नोइड होता है, बीच वाला एरेक्नोइड, और सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो कौन सी होती है, पायोमेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर और पायोमेटर क्या है, तो ड्यूरामेटर और पायोमेटर वो पूछा है क्या है, तो मेनिंजेस है, मस्तिष्क आवरण है। 4th वाला सामने दिख रहा है ऑप्शन, पेरिटोनियल एपिथेलियम या सिरोसा या एंडोथेलियम तो होने से रहा, राइट। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड और पायोमेटर वगैरह जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, कमॉन, ऑल दीज आर मेनिंजेस, मस्तिष्क आवरण होते हैं। इसलिए हमने 9th क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, 4th दिया है। नेक्स्ट 4th, 5th एंड 9th क्रेनियल नर्व्स आर, 4th, 5th एंड 9th क्रेनियल नर्व्स आर, मैं एक बार नाम लिख देता हूं मैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, है ना, कौन सी होगी भाई, एब्ड्यूसेंस। फिर उसके बाद में ऊटाफग, फेशियल, ऑडिटरी, और फिर ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी स्पाइनल, और हाइपोग्लोसल। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, चौथी, पांचवी और नवीं कौन कौन सी है, 4th, 5th और 9th कौन कौन सी है। तो देखो 4th तो कौन सी होती है, ट्रोक्लियर होती है। 5th कौन सी होती है, 5th कौन सी होती है, ये 10th है ना, एक मिनट क्लियर कर देता हूं आपको। 4th, राइट, ये कर दिया। और कौन सी है, 5th ट्राइजेमिनल, और 9th, ये रही 9th ग्लोसोफेरेंजियल। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो 4th वाली जो ट्रोक्लियर है, इसी को अपने पैथेटिक भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन मत रखना। तो अब देखो कौन कौन सी है, पैथेटिक 4th, 5th ट्राइजेमिनल, और 9th कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल। मतलब 10th का आंसर कौन सा है, 4th है। बाकी आप देख लो, ऑल्फैक्टरी तो 1st वाली होती है, ट्राइजेमिनल जो है वो 5th वाली होती है, ओक्यूलोमोटर 3rd वाली होती है, तो गलत हो जाएगा। 10th का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4th होगा। टू सिस्टम विच एक्सर्ट अपोजिट इंफ्लुएंस ऑन द सेम ऑर्गन्स और सेट ऑफ ऑर्गन्स, आपको किसी अंग या अंगों के समूह पर, किसी अंग या अंगों के समूह पर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करने वाले 2 तंत्र कौन से हैं। किसी अंग के ऊपर या अंगों के समूह के ऊपर विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से विपरीत
प्रभाव प्रदर्शित करने वाले दो तंत्र कौन से हैं? क्या अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि तंत्र, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, पेशीय व तंत्रिका तंत्र, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी तथा तंत्रिका तंत्र, या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? तो ऑफकोर्स इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो अनुकंपी और परानुकंपी। आपको बता दूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, उसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यूँ समझ लो, एक रुलाता है तो एक हंसाता है। आर यू गेटिंग? एक सिक्रीशन करवाता है तो दूसरे को रोकता है। ठीक है, तो ऐसे दो सिस्टम जो कि किसी भी ऑर्गन के ऊपर या ऑर्गन के सिस्टम के ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, वो कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इन दोनों का इम्पैक्ट हमेशा जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। What is found in the periphery of spinal cord? What is found in the periphery of spinal cord? देखो, एक चीज़ हमेशा सेट कर लो दिमाग के अंदर कि स्पाइनल कोड की पेरीफेरी के अंदर वाइट मैटर होता है, श्वेत द्रव्य होता है, श्वेत द्रव्य होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो क्या होता है? ग्रे मैटर होता है, धूसर द्रव्य। अंदर धूसर द्रव्य, बाहर श्वेत द्रव्य। और ब्रेन के अंदर इसका अपोजिट होता है, ब्रेन के अंदर हमेशा उल्टा होता है। वाइट मैटर की जगह पर क्या हो जाता है? परिधि के ऊपर ग्रे मैटर हो जाता है। वाइट मैटर की जगह पे क्या हो जाता है? ग्रे मैटर। और अंदर जो ग्रे मैटर है वहां पर क्या हो जाता है? वाइट मैटर। क्लियर है? तो अपने को क्या पूछा है? मेरुरज्जु की परिधि पर क्या पाया जाता है? मेरुरज्जु की परिधि के ऊपर क्या पाया जाता है? तो ये मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड है, तो इसके ऊपर क्या है? वाइट मैटर है, श्वेत द्रव्य। ये हो जाएगा आंसर, वाइट मैटर। और यदि ये क्वेश्चन स्पाइनल कोड के ऊपर ना होता और ये ब्रेन के ऊपर होता, यदि मस्तिष्क के ऊपर होता तो उल्टा हो जाता। मस्तिष्क के अंदर परिधि के ऊपर ग्रे मैटर होता है और अंदर की तरफ क्या होता है? वाइट मैटर होता है। स्पाइनल कोड के अंदर वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, ग्रे मैटर कहाँ पर होता है? अंदर की तरफ होता है। क्योंकि क्वेश्चन स्पाइनल कोड के ऊपर है, इसीलिए हमने श्वेत द्रव्य के ऊपर, वाइट मैटर के ऊपर टिक किया है। विच ब्रेन स्ट्रक्चर इन रैबिट इज डायरेक्टली विजन रिलेटेड? ब्रेन, रैबिट के ब्रेन की वह कौन सी संरचना है, रैबिट के ब्रेन की वह कौन सी संरचना है जिसका लेना देना विजन से है, जिसका लेना देना जो है दृष्टि से है, जो दृष्टि से संबंधित हो। देखिए, कॉर्पस कैलोसम का, कॉर्पस एल्बिकेंस का कहीं कोई लेना देना नहीं है विजन से। ठीक है, हिप्पोकैम्पल लोब का भी विजन से लेना देना नहीं होता है। कॉर्पस कैलोसम जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, उसका विजन से कोई लेना देना नहीं होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, हाँ ये होगा आंसर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्यों? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का मतलब क्या होता है कि खरगोश, ह्यूमन बींग्स वगैरह सभी के अंदर 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। 4 ऑप्टिक लोब्स का मतलब होता है, हिंदी में लिखता हूं, 4 दृक्पिंड। 4 दृक्पिंड होते हैं। 4 दृक्पिंडों की वजह से हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वर्ड यूज किया जाता है। और ये जो 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? मिड ब्रेन के अंदर होते हैं, मध्य मस्तिष्क के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं भैया? मध्य मस्तिष्क के अंदर होते हैं। तो जो ऑप्टिक लोब है, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ऑप्टिक लोब्स में 4 में से 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं। 2 का काम जो होता है वो हियरिंग सेंस से होता है और 2 का काम क्या है? विजन। 2 विजन से संबंधित है और 2 हियरिंग से संबंधित है। क्या कहा मैंने? 2 दृष्टि से संबंधित है और 2 सुनने से संबंधित है। तो खरगोश के मस्तिष्क में वह रचना जो दृष्टि से सीधे सीधे संबंधित है वह कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। ऑप्टिक लोब्स हैं, ऑप्टिक लोब्स में से 4 में से 2 सुनने से संबंधित हैं और 2 विजन से, दृष्टि से संबंधित है। इसीलिए हमारा आंसर 13th का जो है वो कौन सा होगा दोस्तों? 4th होगा। नेक्स्ट, द सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम इज नोन एज। सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर
ह्यूमन बींग्स में या मैमल्स के अंदर 3 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और दैट इज स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब इनमें से सेल्फ गवर्निंग कौन सा होता है? तो सेल्फ गवर्निंग तो एक ही है भैया, इसीलिए उसका नाम भी वैसा ही दिया गया है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सेल्फ गवर्नड होता है। तो सेल्फ गवर्न नर्वस सिस्टम जो है वो ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कहाँ पर है देखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, क्योंकि साफ लिख रखा है सेल्फ गवर्निंग, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, तो वो तो एक ही है, ANS है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज मिक्स्ड? कौन कौन सी मिक्स? तो देखो पहली, दूसरी और 8वीं ये हमेशा याद रखो कैसी होती है, सेंसरी होती है। फिर है 3, 4, 6, 11 और 12, ये कैसी होती है, मोटर होती है। और अब कौन सी बची, 5, 7, 9, 10, ये कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। तो ये तो हो गई कौन सी, संवेदी, ये चालक और ये मिश्रित हो गई। तो वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कपाली तंत्रिका जो मिश्रित है ना? तो ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ये ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, वेगस या ट्रॉक्लियर, राइट। तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, राइट। फिर फेशियल, ऑडिटरी, फिर ग्लोसोफेरिंजियल, फिर वेगस, फिर एसेसरी स्पाइनल और हाइपो ग्लोसल, ठीक है। अब इनमें से भैया सेंसरी कौन कौन सी है, सेंसरी कौन कौन सी है, पहली, दूसरी और 8वीं, ये तो हो गई सेंसरी, ठीक है। मोटर कौन कौन सी हो गई, 3, 4, 6, 11, 12, 3, 4 है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो 3, 4, 6, 11 और 12 ये हो गई मोटर, और 5, 7, 9, 10 कैसी हो गई, मिक्स्ड हो गई, मिक्स्ड, राइट। ये मिक्स्ड, ये भी मिक्स्ड और ये भी मिक्स्ड। अब अपने को देखना है, मैंने सारी चीजें लिख दी आपको आसान बनाने के लिए। तो निम्न में से कौन सी कपाली तंत्रिका मिश्रित है? ऑप्टिक तो सेंसरी है, हो नहीं सकता। ऑल्फैक्टरी वो भी सेंसरी है। वेगस यस मिक्स्ड है, मिक्स्ड है ये रही। और ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर तो मोटर है, हो नहीं सकती है, तो इसलिए वेगस को ऑप्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। अरे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैंने 3rd क्यों टिक किया, क्लियर है ना? ओके अब आ जाते नेक्स्ट। सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, फर्स्ट ऑप्टिक 2-3 बार बताया अभी। ऑप्टिक द्वितीय क्रेनियल तंत्रिका, सेकंड क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्टिक। वो याद रखना, ऊटा फगवा मैंने 2 बार बताया है, राइट, अच्छे से देख लेना।
द एट्थ क्रेनियल नर्व, आठवीं कपालीय तंत्रिका कौन सी, ऑडिटरी, और वर्टिब्रेट्स लीड्स फ्रॉम ब्रेन टू कहाँ जाएगी, तो ऑडिटरी, जैसा कि नेम शो कर रहा है, ऑडिटरी का लेना देना किससे है, ऑडिटरी का सुनने से लेना देना होता है। ऑडिटरी कशेरुकी की आठवीं कपालीय तंत्रिका ऑडिटरी, अभी पढ़ाया था ना, एट्थ क्रेनियल नर्व जो है वो ऑडिटरी है, वो मस्तिष्क से कहाँ जाती है, तो नेचुरल है कि मस्तिष्क से कहाँ पर जाएगी, तो वो ईयर पे जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ईयर पे। क्यों, क्योंकि ऑडिटरी का लेना देना किससे है, हियरिंग से होता है, तो वो सीधी कहाँ पर जाएगी दोस्तों, ईयर के ऊपर जाएगी, कान पे जाएगी। तो मस्तिष्क से आठवीं कपालीय तंत्रिका जो ऑडिटरी नर्व होती है वो कहाँ पर, ब्रेन से कहाँ पर जाती है दोस्तों, ब्रेन से सीधी कहाँ पर जाती है, ईयर के ऊपर। ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन, क्या कहा, 12 जोड़ी तो पसलियां और 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं। आप जानते हो कि मैमल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर क्या होती है, 12 जोड़ी पसलियां और 12 जोड़ी ही कपालीय तंत्रिकाएं होती है। मछली हो नहीं सकता क्योंकि उनके अंदर कभी भी 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं वगैरह नहीं होती है। मेंढक के अंदर भी 12 जोड़ी नहीं होती है, राइट। 12 जोड़ी पसलियां भी होनी चाहिए और 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका भी होनी चाहिए, ठीक है ना। 12 जोड़ी पसलियां और 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं ये सारी होनी चाहिए। तो उसका सबसे सटीक आंसर जो है वो, क्योंकि लिजार्ड में भी वो पसलियां जो पूरी की पूरी जो बता रहे हैं या 12 जोड़ी, राइट, वो नहीं होगी। मनुष्यों के अंदर, मैमल्स के अंदर 12 जोड़ी पसलियां भी होती है और 12 जोड़ी क्या होती है, कपालीय तंत्रिकाएं भी होती है। तो 18 का आंसर कौन सा है भाई, 4th है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी, पहली, दूसरी और 8वीं शुद्ध रूप से सेंसरी होती है। मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वाले 2 क्वेश्चन पहले भी बताया था। शुद्ध रूप से 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं में से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स में से फर्स्ट पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, सेकंड पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और 8th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी कि पहली, दूसरी और 8वीं, ऐसे याद रखिए 128, 1 to 8 है ना। पहली, दूसरी और 8वीं कपालीय तंत्रिकाएं जो होती है वो प्योरली सेंसरी होती है। तो कितनी हो जाएगी पेयर्स, 3 पेयर्स। ये आंसर कौन कौन सी, पहली, दूसरी और 8वीं, ये प्योरली कैसी होती है, सेंसरी। तो 3 पेयर्स हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। द क्रेनियल नर्व्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली सेंसरी इन फंक्शन, अब इनमें से कौन सी कपालीय तंत्रिकाएं जो है वो प्योरली सेंसरी है। तो सेंसरी कौन कौन सी होती है, पहली, दूसरी और 8वीं, है ना। पहली ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ये प्योरली कैसी है, ऐसी कपालीय तंत्रिकाएं जो सेंसरी है यानी कि संवेदी है। तो आप देखो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक है क्या, हाँ है, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक तो है ही। क्या ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक तो है, ऑक्यूलोमोटर नहीं है। हाइपोग्लोसल और ऑप्टिक, नो, ये भी नहीं। हाइपोग्लोसल इन ऑल्फैक्टरी, नो। इसका मतलब जो क्रेनियल नर्व्स जो कि यहाँ पर दी गई है अपने को कॉम्बिनेशन के अंदर, उसमें से ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, अब ऑडिटरी तो दे नहीं रखा है तो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक को हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। 20वें का पहला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है, हार्ट बीट को डिक्रीज करना, नहीं। हमेशा हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पढ़ाते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नो, या सिक्रेट सलाइवा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है, फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज टू इंक्रीज द हार्ट बीट, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और पैरासिम्पैथेटिक का जो अनुकंपी की जगह पे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा वो बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो हार्ट बीट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द नर्व रिलेटेड विद डायफ्राम इज, डायफ्राम समझते हो, तनुपट,
तनुपट के कारण ही हमारी दो गुहाएं सेपरेट रहती है, वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा, है ना। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी विल गेट सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम से संबंधित नर्व हमेशा जो होती है वो फ्रेनिक नर्व होती है। डायफ्राम से संबंधित जो नर्व होती है उसका नाम क्या होता है? फ्रेनिक। तो देखो है क्या, ये रहा। डायफ्राम से संबंधित जो नर्व होती है दोस्तों उसका नाम क्या है? फ्रेनिक है। ब्रेन डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ। मस्तिष्क किसकी आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर करता है? तो देखो मस्तिष्क को एक तो ग्लूकोज की तो आपूर्ति चाहिए, है ना। ग्लूकोज तो चाहिए उसको, और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो क्या ऑक्सीजन एंड एटीपी? नो। ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलाइट? नो। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। क्योंकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई क्यों चाहिए? उसको एक तो ग्लूकोज तो चाहिए और साथ के साथ ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के लिए मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई जरूरी होती है। मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई दो चीज़ों के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ग्लूकोज, है ना। एटीपी और ग्लूकोज वगैरह के लिए नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? निम्न में से कौन मेरुरज्जु की केंद्रीय गुहा से जुड़ी रहती है? एक चीज याद रखो, हाइंड ब्रेन से ही जो है वो आगे ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस हो जाती है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेसिकली। तो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल या फिफ्थ वेंट्रिकल? तो जो फोर्थ वेंट्रिकल होती है, मस्तिष्क की जो फोर्थ वेंट्रिकल है या मेटासील या फोर्थ वेंट्रिकल जो होती है वही आगे चलकर कंटिन्यूस होकर और क्या बना देती है? स्पाइनल कॉर्ड की केंद्रीय गुहा बना देती है। मतलब केंद्रीय गुहा से कंटिन्यूएशन में जुड़ी रहती है, ठीक है। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट्स विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अरे भाई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर केंद्रीय गुहा है ना, तो केंद्रीय गुहा किससे बनी है बेसिकली? तो जो हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क की जो फोर्थ वेंट्रिकल थी, चौथी निलय जो थी, फोर्थ वेंट्रिकल, जानते हो ना ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ वेंट्रिकल ही कंटिन्यूस होकर और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल बन जाती है। मतलब वही जो फोर्थ वेंट्रिकल है, जो चौथी गुहा है मस्तिष्क की, वही आगे चलकर और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैविटी बन जाती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स अल्कोहल? जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण को खोने में शामिल होता है? आपने ये क्वेश्चन कई बार सुना होगा, किया होगा कि जब भी कोई पर्सन शराब पी लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तो उसका सेरिबेलम कुछ घंटों के लिए काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, इसीलिए वो अपने शरीर के ऊपर संतुलन खो देता है, बैलेंस खो देता है। तो सेरिबेलम होना चाहिए, ये देखो सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। जब भी कोई व्यक्ति अल्कोहल ले लेगा तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा, उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर नियंत्रण खो देगा वो, और वो इधर उधर लेफ्ट राइट गिरता रहेगा। आपने देखा होगा शराबी लोगों को। द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग आर कंटेन्ड इन? वे तंत्रिका केंद्र जो देह के तापमान तथा खाने पीने की उत्तेजना का नियंत्रण करते हैं किस भाग में स्थित होते हैं? एक बार फिर से देख लो, वे तंत्रिका केंद्र जो देह के तापमान को नियंत्रित करे, ऐसे केंद्र जो देह के तापमान को तथा खाने पीने की उत्तेजना का नियंत्रण करे, वे किस भाग में स्थित होते हैं? द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन। तो क्या वो पॉन्स में होते हैं, सेरिबेलम यानी कि प्रमस्तिष्क में होते हैं, थैलेमस में होते हैं या हाइपोथैलेमस में होते हैं? हाइपोथैलेमस आपको ब्लाइंडली टिक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर की बात है। आपको थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन किया था, और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि थर्मो रेगुलेटर कौन है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? शरीर का ताप नियंत्रक जो है वो हाइपोथैलेमस है ना। और अर्ज ऑफ ईटिंग, खाने पीने की जो उत्तेजना, जो भावना आती है, वो सब किससे आती है? हंगर, जिसको कि कहते हैं ना, हंगर, भूख लगना, ठीक है, ये कहाँ से आती है? नर्वस सिस्टम के, मतलब हाइपोथैलेमस से आती है। तो 26वें का आंसर अपन ने क्या किया? हाइपोथैलेमस। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, आप सभी जानते हैं कि
माइलिन शीट, न्यूरॉन्स के ऊपर, कई सारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन अच्छत पाई जाती है। तो माइलिन अच्छत किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो माइलिन अच्छत जो है उसका कलर वाइट होता है। और माइलिन अच्छत आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि माइलिन अच्छत जो तंत्रिका तंतु के ऊपर, जो नर्व फाइबर के ऊपर या एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीट होती है उसको बनाने वाली श्वान सेल्स होती है। और ना केवल श्वान सेल्स, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी होती है। श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये एस्ट्रोसाइट्स नहीं बनाती, ठीक है ना, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बनाती, राइट। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि माइलिन शीट, वैसे तो आप ये तो जानती हैं कि माइलिन शीट श्वान सेल्स से बनती है, लेकिन साथ में आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में भी जानकारी रखनी है। निजल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, न्यूरॉन का डायग्राम तो सब लोग जानते हो। न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स में भी और पूरी सेल बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? निजल बॉडीज प्रेजेंट होती है। तो निजल बॉडी जो होती है वो क्या है? तो निजल बॉडीज वास्तव में फ्री राइबोसोम और आरईआर है। क्या है ये? निजल बॉडी और कुछ नहीं, फ्री राइबोसोम और आरईआर है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होती है, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होती है। निजल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो एक तो मुक्त राइबोसोम के बने होते हैं और आरईआर खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका के बने होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 28 का आंसर हमने ऑप्ट कर दिया है 2। 29 बाइपोलर नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन, बाइपोलर नर्व सेल, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं समझते हो, जिसमें कि एक साइटोन हो और ऊपर की तरफ एक डेंड्राइट निकला हो और नीचे की तरफ एक एक्सोन निकला हो। समझ में आ रहा है? बीच में साइटोन है, ऊपर की तरफ एक डेंड्राइट है, नीचे की तरफ एक एक्सोन है। तो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका जो होते हैं वो आइस की रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है, आंख की रेटिना के अंदर, है ना, आंख की रेटिना के अंदर। स्पाइनल कोड में भी नहीं होती है, त्वचा की स्पर्श कणिकाओं में नहीं होती है, आंख की रेटिना के अंदर। बाइपोलर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि बाइपोलर्स न्यूरॉन्स जो होते हैं या बाइपोलर नर्व सेल्स होती है वो कहाँ होती है? तो दे आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, नेत्र के दृष्टि पटल के अंदर प्रेजेंट होती है। और आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। द कैविटी ऑफ डाइनसेफेलोन इज नोन एज, डाइनसेफेलोन की गुहा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखो, फोरब्रेन का ही एक भाग है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जिसका कि नाम है डाइनसेफेलोन। तो डाइनसेफेलोन हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से क्लास में आपको बना के बताते हैं। नर्वस सिस्टम के मेरे वीडियोस को देखना, लगभग हम लोग 970 वीडियोस अभी तक यूट्यूब के ऊपर डाल चुके हैं और आप लोग निश्चित तौर से उनका लाभ उठाइए, राइट। और बहुत 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 आपको एग्जाम के अंदर फ़ायदा होगा। तो ये डाइनसेफेलोन का डायग्राम बनाया, राइट, ये डाइनसेफेलोन है। तो ऊपर ये एपिथैलेमस होता है, ये एपिथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ऊपर की तरफ पीनियल ग्लैंड है। तो ये वाली जो बीच में जो गुहा है इसको हम क्या कहते हैं? डायोसील कहते हैं। और डायोसील जो कैविटी होती है उसको हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मस्तिष्क की तीसरी गुहा। तो अब वही तो पूछा है, डाइनसेफेलोन की गुहा कहलाती कौन सी? प्रथम निलय, द्वितीयक निलय, तृतीयक निलय या चतुर्थ निलय? तो थर्ड वेंट्रिकल। याद रखना, डाइनसेफेलोन की जो कैविटी होती है उसको हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज थर्ड वेंट्रिकल। ऑलराइट, सो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हमारे जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर थे, राइट, एंड दीज वर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।